हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेज बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। कल मैंने 1/2 के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 के चैप्टर में से, बंगाल शैली वाले चैप्टर में से वो डाले थे। उसमें कुछ क्वेश्चन है वो बचे हुए थे, कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन बच गए थे। 1.5 के 1/2 के कुछ क्वेश्चन मैं आज यहाँ सेकेंड पार्ट में डाल रही हूँ। और जो आएंगे क्वेश्चन आपके 3 एंड 4 के आएंगे 3/4 के, उसका एक वीडियो और बनाना पड़ेगा। एक साथ 1 या 1.5 घंटे का बनाएंगे तो फिर आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा ज़्यादा, तो इसलिए मैं इसके 3 पार्ट हैं वो बना दूंगी। ठीक है, तो आज सेकंड है और इसमें जो 1/2 के क्वेश्चन बचे हुए थे वो वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है ना बच्चों, दक्षिण शैली का और पहाड़ी शैली का किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो और 2 वीडियो डालूंगी। और उसके बाद मैं राजस्थानी चित्र शैली में से आपको बताऊंगी। बड़े क्वेश्चन में जोधपुर शैली और बूंदी शैली को आप छोड़ सकते हो, एक बार रीड करना हल्का सा, क्योंकि लास्ट ईयर आया है तो नेक्स्ट रिपीट होने के बहुत कम चांस है। तो इसके अलावा जो बचती हैं बच्चों, वहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो सारी जितनी भी मेवाड़ है, मारवाड़ है, किशनगढ़ है, कोटा है, जयपुर है, बीकानेर है, वो सारी शैलियाँ आपको पढ़नी पड़ेगी। तो उन शैलियों को आप 2-2 3-3 बार अच्छे से रीड कर लो, उनकी विशेषताओं को रीड कर लो। किसी की विशेषताएं पूछ सकते हैं, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और मुगल चित्र शैली के छोटे क्वेश्चन है वो मैंने डाल दिए। उनमें से जो 1.5 नंबर का शायद बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको बता दूंगी। वैसे मैंने बता रखा है चैनल पे। और 1 और 8 का चैप्टर तो मैं बार बार मतलब बता चुकी हूँ। 4.5 अंक का जो काम है मैं बार बार करवा चुकी हूँ। 2-3 बार ये 8 का चैप्टर मैंने डाल दिया है आपकी रिक्वायरमेंट पे। तो अभी हम जो 1.5 के क्वेश्चन बचे हुए हैं ये करते हैं। 3 नंबर का चैप्टर चल रहा है हमारा, और इसमें से 1.5 के जितने भी क्वेश्चन डाले हैं सारे के सारे अच्छे से रीड कर लेना। और 3/4 के क्वेश्चन है वो भी डालूंगी, वो भी अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से 1/2 के पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन 3/4 के पूछे जाएंगे, तो 1.5 अंक वो हो जाएगा। क्योंकि आपका जो भाग स है ना पेपर में, भाग स यानी आपके 4 से लेकर के 13 तक के प्रश्न, क्योंकि भाग ए में तो क्या आ जाएगा, आपके खंड ए में तो आ जाएंगे 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा। पहले में 6 आएंगे वस्तुनिष्ठ, दूसरे में 4 फील्ड ब्लैंक आएंगे खालिस्तान वाले, और तीसरे में फिर से 6 वन लाइनर आएंगे। तो ये हो जाएंगे 3 क्वेश्चन में। वैसे 16 क्वेश्चन हो जाएंगे 1.5 के, तो 8 मार्क्स का आपका आएगा खंड ए आएगा। ठीक है, खंड बे में आपके 4 से लेकर के और 13 तक के क्वेश्चन आएंगे। खंड ब में 4 से लेकर के 13 तक के क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन आएंगे आपके 3/4 के हिसाब से। तो 3/4 और 3/4 होते हैं 1.5, 10 क्वेश्चन यानी 7.5, 7.5, 7.5 अंक का आपका आएगा खंड ब। तो देखो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3/4 के, तो 10 में से मतलब 10 में से 6-7 क्वेश्चन तो पक्का ही सबको आएंगे। इस हिसाब से तो तैयारी की है आपने, हो सकता है 10 में से मैंने इतने अच्छे से आपको बताया है, समझाया है, तो 10 में से 10 क्वेश्चन ही आपको पूरे आए, करके तो पूरे ही आने हैं। ठीक है, तो 7.5 अंक आपके भाग ब से हैं और 8 अंक मैंने बताया भाग ए से थे, खंड ए से थे। ठीक है, उसके बाद में खंड स है ना, तो उसमें 14, 15 और 16 3 क्वेश्चन 1.5 अंक के, 1/5 अंक के पूछे जाएंगे। देख लो बच्चों, तो 4.5 अंक का आपका हो गया, 4.5 अंक का हो गया, खंड स हो गया। उसमें 1.5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1.5 वाले, वो भी अथवा में करके पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन है तो आपको 6 मिलेंगे और करके। तो उसमें से देखो 2 में से 1 तो क्वेश्चन आएगा आपको, तो इस हिसाब से कोई प्रकार की कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी अच्छी तैयारी, आपका अच्छा पेपर होगा। फिर खंड द बचता है, आखिरी खंड है, उसके बारे में और बता दूं तो उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन उसमें 2 ही आएंगे, 17 और 18 का, लेकिन अथवा में करके वैसे 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक तो 7 के चैप्टर में से इस बार आएंगे। ठीक है, जितने भी मैंने 7 के चैप्टर के ये डाल रखे हैं, पेंटिंग्स हैं ज़्यादा, उसमें 12-13 पेंटिंग्स हैं। जैसे वंश्री वाला वो वाला चैप्टर है, मदर टेरेसा M.F. हुसैन ने बनाया था वो वाला है, बच्चे सोमनाथ होरे ने बनाया था। और वहाँ से छोटे क्वेश्चन 7 के चैप्टर को मैंने चैनल पे डाल रखा है, और 4-5 इसके क्वेश्चन मैं ऐसे डाल दूंगी जिनको अगर विशेषताओं के तौर पर पूछ ले। मैंने वर्णन डाल रखा, वर्णन में से पॉइंट पॉइंट बना के विशेषताएं बनेगी, उसी क्वेश्चन में से आप विशेषताएं बना सकते हो। तो 7 के चैप्टर में से पूछे जाएगा 2 नंबर का, और आएंगे अथवा में 2 क्वेश्चन
उसी चैप्टर से पूछ लेंगे, तो एक करना होगा। और एक राजस्थानी शैली तीसरा जो चैप्टर है या दूसरा है आपका, शायद दूसरा है, तो उसमें से आपको 2 नंबर का उसमें से 7, और एक राजस्थानी चित्र शैली है उसमें से 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो खंड द में आपके 4 नंबर का खंड द होगा। तो हो गए आपके 24। और अब हम चलते हैं अगले जो क्वेश्चन हमें करने थे। तो किसान, नौकर, दरबार, रसोई आदि चित्र विषय किस शैली से? कंपनी शैली से संबंधित है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे। राजा रवि वर्मा किस शैली के कलाकार थे? तो ये कंपनी शैली के थे। राजा रवि वर्मा वो जे पेंटर ऑफ विच स्टाइल? तो राजा रवि वर्मा मेड हिज पेंटिंग इन कंपनी स्टाइल। कंपनी स्टाइल से सबसे ज़्यादा पहले कंपनी शैली में इन्होंने ही सहयोग किया था। राजा रवि वर्मा ने कला प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया? अब देखो, इस क्वेश्चन को किसी हिसाब से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राजा रवि वर्मा के गुरु कौन थे? तो अल्लागिरी नायडू थे। अल्लागिरी नायडू से इन्होंने कला प्रशिक्षण लिया था। समुद्र का गौरव भंग करते हुए या मान मर्दन करते हुए राम, ये पेंटिंग का नाम है। ये किसने चित्रित किया? ये राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया था। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे, हु मेड द पिक्चर ऑफ राम व्हेन एक्यूसिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन? तो राजा रवि वर्मा आ जाएगा। तेल चित्रण का विकास किस प्रकार हुआ था? तो तेल चित्रण का जब अंग्रेज आए थे कंपनी शैली, उसके साथ ही ये माध्यम आया था। अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो कला विद्यालय है वहाँ शैक्षिक शैली के रूप में काम में लिया गया है, यानी जहाँ शिक्षा दी जाती थी तो इस तेल ड्राइंग चित्रकला की जो शिक्षा है वो इस तेल माध्यम में ही दी जाती थी। तो इस प्रकार से तेल चित्रण का विकास है वो हुआ था। हाउ डिड द ऑयल पेंटिंग स्टाइल डेवलप? द ऑयल पेंटिंग स्टाइल वॉज डेवलप्ड एज एन एजुकेशनल स्टाइल इन द आर्ट स्कूल्स इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित जो कला विद्यालय हैं वहाँ पर प्रशिक्षण के तौर पर इसको यूज किया जाता था। भारत में तेल रंगों का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो यूरोपीय चित्रकारों द्वारा 1800 ईस्वी में शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट है, तेल रंगों का प्रयोग कब से शुरू हुआ था? तो व्हेन डिड द यूज ऑफ ऑयल कलर स्टार्ट इन इंडिया? तो बाय यूरोपियन पेंटर्स इन अप्रोक्स 1800 AD। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे। राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों की मांग पूर्ति कैसे की थी? तो देखो, हमने जब राजा रवि वर्मा पढ़ा था, राजा रवि वर्मा के बारे में जिक्र हो चुका है लास्ट ईयर, लेकिन इसकी ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी पेंटिंग हैं, तो क्या पता कोई छोटा क्वेश्चन पूछ ले। राजा रवि वर्मा के चित्रों की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जब ये यूरोपीय पत्ती आई तो इन्होंने यूरोपीय पत्ती अपना करके भारतीय विषयों को, रामायण है, महाभारत है, जो भी टेक्स्ट एपिक्स हैं, इनको इन्होंने डिपिक्टेड किया था ऑयल कलर में। तो इतने सुंदर चित्र इतने पसंद आए, इतनी डिमांड हो गई कि अगर ये हाथ से चित्र बनाते थे ना, तो हाथ से बनाते तो डिमांड पूरी नहीं हो सकती, तो ओलियोग्राफ के रूप में कॉपी करके और अपनी डिमांड को पूरा किया था। तो ये हैं ओलियोग्राफ से कॉपी राजा रवि वर्मा की पेंटिंग हुई थी। तो आप बता दोगे, हाउ डिड राजा रवि वर्मा सप्लाई द increasing demand from his paintings? तो copied the picture in the form of oleograph। तो oleograph से फॉर्म बना के और पिक्चर्स कॉपी करके और फिर ये डिमांड है वो पूरी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये हमने पहले बात की, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। मैंने बताया था ना कि एक बुद्धिजीवी थे, एक इंटेलिजेंट थे, जो E.V. हेवेल अंग्रेज अधिकारी होते हुए भी भारतीय कला के प्रति उनका अच्छा खासा रुझान था। उन्होंने चेताया था कि आप यूरोपीय कला का पीछा करके भारतीय कला का पतन कर रहे हो। तो सबसे पहले अवनींद्रनाथ टैगोर हैं वो इससे प्रभावित हुए थे। तो फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने ये राष्ट्रीय कला आंदोलन का नेतृत्व किया था। मतलब एक ऐसा आंदोलन चलाया अपनी राष्ट्रीय कला का कि वो आंदोलन के रूप में, मतलब अचानक से काफ़ी सारे आर्टिस्ट को अपने साथ मिला करके और अचानक से एक शुरू कर दिया था। इसको आंदोलन क्यों कहेंगे? क्योंकि भारतीय जो कलाकार हैं वो अंग्रेजों के ढर्रे में ढल चुके थे, वो यूरोपीय शैली में काम करते हुए संतुष्ट थे और अच्छे से रास आ रहा था उनको काम करना। और ऐसी सिचुएशंस में अचानक से अवनींद्रनाथ ने अपनी भारतीय शैलियों को लेकर के, भारतीय माध्यम को, भारतीय मीडियम को, राष्ट्रीय मीडियम को लेकर के और कलाकारी करना शुरू कर दिया, एक अलग से स्कूल स्थापित कर दिया बंगाल में। तो इसको एक मूवमेंट कह सकते हैं, आंदोलन कह सकते हैं, इसलिए इसको कहा गया राष्ट्रीय कला आंदोलन। और इसका नेतृत्व किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, वो लेड द नेशनल आर्ट मूवमेंट इन शांति निकेतन, और ये शांति निकेतन में स्थापित किया था बच्चों। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसको लीड किया था, नेतृत्व किया था इसका। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक कला विद्यालयों के मुख्य आलोचक कौन थे? औपनिवेशिक यानी यूरोपियों के द्वारा जो औपनिवेशिक कला विद्यालय स्थापित किए गए, अवनींद्रनाथ टैगोर और E.V. हेवेल, ये दो ही आएंगे, इन्होंने दोनों ने ही आलोचना की थी। तो वो वॉज द मैन क्रिटिक ऑफ कनोलियन आर्ट स्कूल से। तो औपनिवेशिक कला विद्यालय उनका जो
आलोचक रहे हैं, जो क्रिटिक रहे हैं वो कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर और ई.बी. हेवेली आ जाएंगे। आधुनिक राष्ट्रीयवादी स्कूल बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मैंने बता दिया आपको, बंगाल से शुरू हुई थी। कि किसने थी इसकी शुरुआत, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी, इसलिए इनको आधुनिक राष्ट्रीयवादी कला का पितामह भी कह सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आगे इसका ये वाला क्वेश्चन भी डाला है। भारतीय राष्ट्रीय कला आंदोलन को किस अंग्रेज बुद्धिजीवी का समर्थन प्राप्त हुआ था, तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ई.बी. हेवेल का। एक बार 4-5 साल पहले ये पूछा था, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल कौन थे, ई.बी. हेवेल। तो ये बात भी बच्चों आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे कि वह कौन सा इंटेलेक्चुअल है जो उसने इंडियन नेशनल आर्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया था। तो प्रिंसिपल ऑफ कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट ई.बी. हेवेल आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला विद्यालय किन किन शहरों में स्थापित किए गए थे, यानी जो आए थे ना, एक मिनट, तो जो अंग्रेज आए थे, यूरोपीय जो आर्टिस्ट थे, यूरोपीय लोगों ने जो कला विद्यालय स्थापित किए वो किन किन शहरों में स्थापित किए, ये पूछा है। तो कलकत्ता, लाहौर, बॉम्बे और मद्रास, इन जगहों पर बड़े बड़े कला विद्यालय स्थापित किए थे। तो इन विच सिटीज वर आर्ट स्कूल इस्टेब्लिश्ड इन द बिगनिंग, तो आरंभ में कहाँ कहाँ पर, शुरुआत में, ठीक है। तो ये कलकत्ता, लाहौर, बॉम्बे एंड मद्रास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण जर्नल इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के मुख्य कलाकार का नाम, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, और इस नाम की जो एक पत्रिका थी उससे संबंध अवनींद्रनाथ टैगोर का था। तो नेम द चीफ अथर ऑफ द इम्पोर्टेंट जनरल इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, तो अवनींद्रनाथ टैगोर आ जाएंगे। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ रविंद्रनाथ, याद रखना आपको। तो वो फाउंडेड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की ध्यान में रखना, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय कला विद्यालय का नाम बताइए, कला भवन, जो कि शांति निकेतन में स्थापित किया गया था, कला भवन, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय कला विद्यालय का नाम क्या है, कला भवन। नेम द फर्स्ट नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट इन इंडिया, कला भवन। चित्रकला के प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय कलाकार का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दक्षिण भारतीय कलाकार थे जिन्होंने, और जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसमें काफ़ी इसकी सराहना की थी, काफ़ी इन्होंने सहयोग किया था। के वेंकटम्पा, ठीक है, के वेंकटम्पा, चित्रकला के प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय कलाकार, दक्षिण भारतीय कलाकार। नेम इज साउथ इंडियन पेंटर बिलोंगिंग टू बंगाल स्कूल, और ये साउथ इंडियन थे लेकिन इन्होंने बंगाल स्कूल में काम किया था, के वेंकटम्पा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस आधुनिक भारतीय चित्रकार का, किसी आधुनिक भारतीय चित्रकार का नाम बताइए, जेमिनी रॉय आएगा, ठीक है, जेमिनी रॉय, यामिनी रॉय भी नाम लिखते हैं ये अपना, ठीक है। नेम एनी मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट पेंटर, तो जेमिनी रॉय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लुटियन दिल्ली की इमारतों का भित्ति सजावट प्रोजेक्ट किसके पास आया था। अब जो लुटियन दिल्ली की जो इमारतें थी उन पर भित्ति दीवारों पर चित्र बनाने का, सजावट का जो प्रोजेक्ट है वो बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के पास आया था, ठीक है। द वूम डिड द म्यूरल डेकोरेट ऑन प्रोजेक्ट ऑफ लुटियंस दिल्ली बिल्डिंग्स गो, तो बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वदेशी कला में सहयोग देने वाले जापानी कलाकार कौन थे, ये देखिए, जो स्वदेशी कला का जो आंदोलन चल रहा था इसकी सराहना की थी जापानी आर्टिस्ट काकुजो ओकाकुरा, ठीक है, काकुजो ओकाकुरा, ठीक है। और अखिल एशियाईवाद के विचार थे इनके, इससे से संबंधित क्वेश्चन भी मैंने बनाया है। और स्वदेशी कला में सहयोग देने वाले जापानी कलाकार पूछ ले तो काकुजो ओकाकुरा है, ठीक है। हु वर द जापानीज आर्टिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड इन इंडिजीनियस आर्ट, स्वदेशी कला में सहयोग काकुजा ओकाकुरा ने दिया था। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1937 हमारे बुक के अकॉर्डिंग आपको कि 1938 में हुआ था, या ऐसे नहीं, 1937 दे रखा है हमारे चैप्टर में, वही डेट डालनी है आपको। 1937 में हुआ था। व्हेन वाज द हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड, तो ये हुआ था इन 1937 में, 1937 में हुआ था। कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था ना बच्चों, उसका जो पोस्टर है वो किसने चित्रित किया और उस पर क्या क्या चित्रित किया, तो मैंने कल भी बताया था कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन में जो पोस्टर लगना था उसको पेंटेड करने के लिए नंदलाल बोस को आमंत्रित किया था, और फिर नंदलाल बोस ने उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें बनाई थी वो यहाँ पे पूछी है। तो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन का पोस्टर नंदलाल बोस ने चित्रित किया, पहली बात का हो गया आंसर। उन्होंने सामान्य गतिविधियों में व्यस्त सामान्य ग्रामीण लोगों को चित्रित किया था, रूरल पीपल को डिपिक्टेड किया था। तो उसमें कुछ विषय के नाम दे रखे हैं, एक संगीतकार ढोल बजाते हुए,
दूध का मंथन करती एक महिला, एक किसान खेत में हल जोत रहा है। तो ये चीजें हैं वो हरिपुरा पोस्टर पर नंदलाल बोस ने चित्रित की थी। वो पेंटेड द हरिपुरा पोस्टर एट द हरिपुरा सेशन ऑफ द कांग्रेस। व्हाट वाज पेंटेड ऑन इट, और इस पर क्या पेंटेड किया था और किसने किया था। द पोस्टर ऑफ हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस वाज पेंटेड बाय नंदलाल बोस। ही पोर्ट्रेड ordinary rural people engaged in ordinary activities। तो रूरल एरिया के जो लोग हैं उनकी जो ऑर्डिनरी जो सामान्य जो एक्टिविटीज गतिविधियां हैं उनको डिपिक्टेड किया था। पहली है ए म्यूजिशियन प्लेइंग द ड्रम्स, एक संगीतकार ढोल बजाते हुए। ए वुमेन चोरिंग मिल्क, दूध को मथते हुए महिला। और द फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड, खेत में हल जोतते हुए किसान। तो इस तरह के कुछ हरिपुरा पोस्टर पर और नंदलाल बोस ने कुछ ऐसे सीन है वो चित्रित किए थे। फिर देखिए बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य कौन थे। तो ये थे ग्लेडस्टोन सोलोमन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल पूछे तो ई.बी. हेवेल आएगा। इस चैप्टर में 2 के पूछ सकते हैं। बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल पूछे तो ग्लेडस्टोन सोलोमन आएगा, ठीक है। हु वाज द प्रिंसिपल ऑफ मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट, तो आएगा ग्लेडस्टोन सोलोमन, ठीक है। लंदन में इंडियन हाउस को सजाने की अनुमति किससे दी गई थी। तो लंदन में इंडियन हाउस को सजाने की अनुमति बंगाली स्कूल के कलाकारों को दी गई थी, ये ध्यान में रखोगे आप। हु वॉज गिवन द परमिशन ऑफ डेकोरेट द इंडियंस इन लंदन। तो इंडियन जो भी लंदन में इंडियन हाउस है, इंडियन हाउस इन लंदन, उसको सजाने की डेकोरेट करने की अनुमति परमिशन है वो बंगाल के आर्टिस्ट को दी गई थी। तो आर्टिस्ट ऑफ द बंगाली स्कूल के कलाकारों को। फिर देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो, कैरिकेचर बनाने में गहरी दिलचस्पी किस कलाकार की थी। तो ये है अवनींद्र नाथ टैगोर, ठीक है। ये कैरिकेचर नाम आ जाए ना, एक टेक्निक होती है कैरिकेचर चित्रों को बनाने की। तो कैरिकेचर बनाने की गहरी दिलचस्पी किस कलाकार की थी, गगनेंद्र नाथ टैगोर की थी। और वैसे पीछे हमने पढ़ा ये ज्यामितीय टेक्निक में बनाते थे, क्यूबिस्ट में भी ये बनाते थे और कैरिकेचर भी ये बनाते थे। तो कैरिकेचर अगर पूछे तो गगनेंद्र नाथ टैगोर है, क्यूबिस्ट पूछे तो यही है, ज्योमेट्रिक जो आकृतियां बनाते थे वो भी यही हैं, गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो विच आर्टिस्ट हैड ए कीन इंटरेस्ट इन मेकिंग कैरिकेचर। तो कीन इंटरेस्ट यानी गहरी रुचि किसमें थी, कैरिकेचर में किसकी थी, तो आप बता दोगे कि वो थी गगनेंद्र नाथ टैगोर की। काकुजो ओकाकुरा भारत क्यों आए थे, एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन पीछे पड़ा है कि स्वदेशी कला में सहयोग किस जापानी आर्टिस्ट ने दिया था। और ये काकुजो ओकाकुरा है, ये भारत क्यों आए थे, तो ये अखिल एशियाईवाद विचारों के साथ भारत आए थे। किन विचारों के साथ भारत आए ये पूछ सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में हुआ है। तो व्हाई डिड काकुजो ओकाकुरा कैम टू इंडिया, तो ही कैम टू इंडिया विथ पैन एशियन आइडियाज। पैन एशियन आइडियाज होते हैं अखिल एशियावादी विचारों के साथ ये भारत आए थे। लेकिन इन्होंने और स्वदेशी जो कला है उसका अनुसरण किया था, उसको इम्पोर्टेंस दी थी। नेक्स्ट फिर देखते हैं यूरोपीय कलाकारों ने किसे अस्वीकार कर दिया था। तो जो यूरोपीय आर्टिस्ट है ना, इन्होंने अकादमिक यथार्थवाद को अस्वीकार कर दिया था कि हमें एकेडमिक शिक्षा नहीं चाहिए। एकेडमिक शिक्षा यानी जो बड़े बड़े कला विद्यालय खोले थे उन विद्यालयों के अंदर प्रशिक्षण दिया जाता था, विद्यालयों के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट थीम्स होने चाहिए। लेकिन इन कलाकारों ने कहा कि हम खुले विचारों से जो हम देख रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, उस हिसाब से हम कला का उपयोग करेंगे। तो व्हाट डिड द यूरोपियन आर्टिस्ट रिजेक्ट, क्या रिजेक्ट किया था, तो ही रिजेक्टेड एकेडमिक रियलिज्म। तो इन्होंने अकादमिक यथार्थवाद को इग्नोर किया था, रिजेक्ट कर दिया था। गगनेंद्र नाथ टैगोर अपने चित्रों में किसका मजाक उड़ाते थे, एक ये स्टेटमेंट आया बीच में, मैंने इसका क्वेश्चन बना दिया। तो गगनेंद्र नाथ का अगर आप पढ़ते हो हमारे चैप्टर में तो ये बात आई थी एक कि उन अमीर बंगालियों का उन्होंने मजाक उड़ाया था जो आंखें मूंद करके यानी आंखें बंद करके यूरोपीय जीवन शैली को अपनाते थे। यानी हम किसी चीज़ को कह देते हैं ना कि ये तो आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर रहा है या उसके कहे अनुसार, वैसे ही यूरोपीय कला जो अंग्रेजी ब्रिटिश अधिकारियों के संरक्षण में पनपी थी, पटना शैली भी बोल सकते हैं, कंपनी शैली बोल सकते हैं उसको। तो गगनेंद्र नाथ ने कहा कि उन अमीर बंगालियों को का उन्होंने मजाक उड़ाया जो आंखें मूंद करके यूरोपीय जीवन शैली को अपनाने लगे थे, अंग्रेजों की देखा देखी करने लगे थे, ब्रिटिशों की देखा देखी करने लगे थे। तो व्हेन डिड गगनेंद्र नाथ टैगोर मेक फन ऑफ इन हिज पेंटिंग्स, तो ऑफ दोज रिच बंगालीज वो बिल्डिंग अडोप्ट द यूरोपियन लाइफस्टाइल। फिर देखिए
हरिपुरा जो पैनल है, पोस्टर है, पैनल या पोस्टर एक ही बात है, नंदलाल बोस ने किस शैली को प्रयोग किया था? ये पूछा है कि हरिपुरा का पोस्टर है उसमें जो चित्र बनाए वो किस शैली से बनाए थे? तो ग्रामीण जीवन को प्रस्तुत किया था, हमने पीछे पढ़ाई है इनके 2-3 विषय है। खेत में हल जोतते हुए किसान है, दूध मथती हुई महिला है, संगीतकार है, इस तरह से। तो ग्रामीण जीवन को प्रस्तुत किया था कलम और स्याही से, कलम और स्याही से, ये मीडियम थे इनके चित्र बनाने के, ठीक है। तो विच स्टाइल वॉज यूज बाय नंदलाल बोस इन द हरिपुरा पोस्टर? तो यूज पेन एंड इंक टू प्रेजेंट रूरल लाइफ, ठीक है। नंदलाल बोस ने कला का इस्तेमाल किस लिए किया? तो राष्ट्र के नैतिक चरित्र निर्माण के लिए किया था। इन्होंने जो चित्र बनाए वो इस संदेश से बनाए, वो ये संदेश देना चाहते थे कि इस देश के निर्माण में, इस देश के नैतिक चरित्र के निर्माण में उन कामगारों का, उन किसानों का, सबका योगदान है, ठीक है, ये दर्शाना चाहते थे। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे। व्हाट डिड नंदलाल बोस यूज आर्ट फॉर? तो फॉर बिल्डिंग द मोरल कैरेक्टर ऑफ द नेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छितेंद्र नाथ ने रासलीला में क्या चित्रित किया? अब रासलीला चित्र किसका, ये क्वेश्चन मैं डाल चुकी हूँ, पीछे करवा दिया। श्री कृष्ण के देवी जीवन को प्रस्तुत किया है रासलीला में। रासलीला नाम आ गया तो कृष्ण से रिलेटेड तो होगा ही। और ये चित्र किसने बनाया? तो ये छितेंद्र नाथ ने बनाया था, ठीक है। तो फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं, रासलीला किस तरह की पेंटिंग है? तो जो पेंटिंग्स के मैंने वर्णन करवा रखे हैं उसमें मैंने सारे ये पॉइंट लिखवा रखे हैं कि रासलीला वोस तकनीक से बनी वाटर कलर पेंटिंग है। वोस टेक्निक है वो वाटर कलर ही है। अगर किसी को वोस टेक्निक का नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता दूं। ये होती है एक वाटर कलर पेंटिंग ही होती है। जैसे पेंटिंग को ड्रॉ कर लिया, फिर उसकी जो मेन लाइनें होती है, उसकी बाउंड्री लाइनें होती है, वहां पर वाटर कलर से एक मोटी रेखा उन पर बाउंड्री पर की जाती है किसी एक रंग से। फिर उसको पानी में डुबो करके फिर उसको बाहर निकालते हैं। तो बाउंड्री पे जो वाटर कलर लगाया है उसको पानी में डुबोने से एक झीना झीना सा पारदर्शी सा आवरण पूरी पेंटिंग पे हो जाता है। और फिर उसको सुखा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से उन बाउंड्रीज को पक्का करते हैं। तो वो झीना झीना आवरण है वो वॉश टेक्निक है, ठीक है। तो वॉश टेक्निक से बनी वाटर कलर पेंटिंग है। अगर इसका टाइप पूछ ले कि किस प्रकार की है, तो व्हाट टाइप ऑफ पेंटिंग इज रासलीला? तो इट इज ए वाटर कलर पेंटिंग मेड इन वॉश टेक्निक, ठीक है। राधिका किस तरह का चित्र है? तो राधिका भी एक कागज पर बना हुआ चित्र है। वॉश व टेम्परा चित्रकारी है इसमें। अब देखो इसमें वॉश टेक्निक भी अपनाई है, टेम्परा भी अपनाई है। वॉश टेक्निक के बाद इसमें जो कलर फिल किए गए हैं उनको टेम्परा टेक्निक से फिल किया गया है। टेम्परा टेक्निक क्या होती है? व्हाट इज टेम्परा टेक्निक? एक बार पूछा टेम्परा टेक्निक क्या है, तो टेम्परा वो होती है जिसमें पेंटिंग के ऊपर रंगों का गाढ़ा लेप लगा दिया जाता है, रंगों को गाढ़ा करके लगा दिया जाता है, वो टेम्परा टेक्निक होती है। तो व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर राधिका? तो आप बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि अब्दुल रहमान चुगताई जो कि आर्टिस्ट हैं जिन्होंने राधिका नामक पेंटिंग बनाई थी, ठीक है, राधिका नामक पेंटिंग बनाई थी, तो वो कौन थे? तो यहाँ आपको ये बताना है। तो उनका थोड़ा सा परिचय हमारे लेसन में दे रखा है कि ये सांझा का एक मुख्य वास्तुकार था उस्ताद अहमद, और उस्ताद अहमद के ये वंशज थे। इस तरह से इनका स्टार्टिंग में परिचय दे रखा है, तो क्या पता पूछ लिया जाए तो आप ऐसे बता दोगे कि वो वाज अब्दुल रहमान चुगताई। तो ही वॉज ए डिसेंडेंट ऑफ उस्ताद अहमद द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ सांझा। सांझा का चीफ आर्किटेक्ट था ये, मुख्य वास्तुकार था ये, और इसका एक ये था वंशज था, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर की विशेषता बताइए। अगर आपसे अवनींद्रनाथ टैगोर की विशेषता पूछे तो आप बताओगे इन्हें भारत में राष्ट्रीयवादी और कला के आधुनिकतावाद के पिता के रूप में देखा जा सकता है। यानी राष्ट्रीयवादी और कला का जो आधुनिकरण है ये इन्होंने किया था, बंगाल से शुरू किया था। तो अवनींद्रनाथ टैगोर को आधुनिकतावाद का पिता कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रीयवादी कला आंदोलन का मुख्य नेता कहा जा सकता है। तो आप इस तरह से बता दोगे, ठीक है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर। तो ही सीन एज द फादर ऑफ नेशनलिस्ट एंड मॉडर्निस्ट ऑफ आर्ट इन इंडिया। तो राष्ट्रवादी और आधुनिकतावादी कला के पिता के रूप में इनको देखा जा सकता है। तो ये हमारे इतने ही क्वेश्चन थे और इनमें भी समय लग गया, लगभग 25 मिनट का हमारा वीडियो ये बन गया है। तो ये 25 मिनट आपके बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है जो कि आपको 11 तारीख को जो एग्ज़ाम आपका होगा उसके लिए अच्छे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है।
तो बिल्कुल भी बिना स्किप किए इन क्वेश्चंस को आप रीड करोगे, पेपर से पहले एक बार ज़रूर देख लोगे। और इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो मैं आपके लिए बना रही हूँ वो या तो कल मॉर्निंग में या लेट नाइट आज भी मैं डाल सकती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।